आप बस में कहीं जा रहे हैं, बस पूरी सीटों सीट भरी हुई है, आप एक आगे की सीट पे बैठे हैं, एक बड़ा सा पहलवान बस में चढ़ा, बस में चढ़ते इधर उधर देखा कोई सीट खाली नहीं है। पहलवान ने देखा, अपन समझ गए, टप थंबो पकड़ उभरी गया। पहलवान अपनी जगह आके बैठ गया। पहलवान ने अपना क्या कर दिया, रिश्ता बंद कर दिया। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में अपन जो पिछला लेसन चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया आज का टॉपिक रहेगा। अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। उन रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रासायनिक परिवर्तनों में अपन ने ये पढ़ा था कि जब भी किसी पदार्थ के अंदर या किन्हीं दो पदार्थों को आप आपस में मिलाते हैं, मिलाने से उनके कणों के मध्य, उनके परमाणुओं के मध्य यदि नए बंधों का निर्माण होता है या कुछ पुराने बंध टूट जाते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है, उनको रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, जैसे फलों का पकना। एक चीज़ नोट करना, आप जितने भी फल लगते हैं, जैसे काचर है, जब भी लगता है ना शुरू में कैसा होता है, वो खारा, नहीं खा सकते आप उसको, लेकिन एक समय आता है, समय आने के बाद वो कैसा हो जाता है, मीठा। ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। जितने भी फल पकते हैं देखना आप, जब भी ये कच्चे होते हैं तो सबका रंग लगभग कैसा होता है, हरा होता है। हो सकता है कईयों को हरा नहीं हो, किसी को अनार दिख जाए, कोई हरा नाम सुना अनार लेके आ गया, मारता नंद हो गया, पर हरो नहीं है, लाल हो सकता है। लेकिन जो अधिकांश फल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, हरे होते हैं। और फिर जब वो परिपक्व होने की अवस्था में होते हैं, धीरे धीरे उन सबका कलर क्या हो जाता है, अलग अलग। आम है तो पीले कलर का हो जाएगा, जैसे मिर्ची है हरी होती है, लाल हो जाती है। होता क्या है, जब ये फल कच्चे होते हैं ना तो इनकी भित्ति के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट वर्णक होता है उसकी अधिकता होती है, और फिर जैसे जैसे फल पकता है तो यही क्लोरोफिल वर्णक टूट करके दूसरे वर्णकों में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, जिससे इनका कलर क्या हो जाता है, अलग अलग दिखाई देता है अपन को। तो ये भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन पाचन अपने शरीर के अंदर होने वाली दो क्रियाएं हैं। श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का विघटन और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। अपन शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा जरूरी है, जो कुछ भी अपन खाते हैं उससे ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो ऊर्जा बन गई, इसका मतलब उस भोजन के साथ किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो इसको भी अपन रासायनिक अभिक्रिया में रखेंगे। भोजन का पाचन होता है, अर्थात पोषक तत्व होते हैं वो बड़े बड़े कणों के रूप में होते हैं, उनका विघटन होता है, वो टूटते हैं, जिससे छोटे छोटे सरल कणों का निर्माण होता है। ये भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर आता है उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण। अपने शरीर के अंदर ऐसे बहुत से हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिनका अपने शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन ये श्वसन के दौरान या शरीर के अंदर जो दूसरी उपापचयी क्रियाएं होती है उनके अंदर इन पदार्थों का निर्माण होता रहता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया। और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सड़ना, हालांकि ये जो अपने शरीर में होती है, श्वसन है, पाचन है, इनको जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। जीवों के शरीर में हो रही है, बहुत सारे एंजाइम साथ में काम करते हैं। प्रकृति नेचुरली इनकी केमिकल टाइप होती है, रासायनिक टाइप होती है, तो इनको बायोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं अपन। अब ये जहाँ जहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जहाँ जहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इन रासायनिक परिवर्तनों के दौरान बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित होती है। जब इतनी सारी घटनाएं एक साथ घटित होती है तो इन घटनाओं के आधार पर इन रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, और उन नामों को अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको एक बार शुरू से ही बता देता हूँ कि आप किसी एक अभिक्रिया को एक नाम से जानोगे, थोड़ी देर बाद उसी अभिक्रिया को आप दूसरे नाम से भी जानोगे, थोड़ी देर बाद उसी अभिक्रिया को आप तीसरे नाम से जानोगे। मतलब एक एक अभिक्रिया के तीन तीन चार चार नाम निकल के आएंगे। तो वहाँ अपन को इंकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने हैं। क्या पता किसी के दिमाग में आ जाए, थोड़ी देर पहले तो ये बता रहे थे, अब ये बता रहे हैं नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हम अन्याय को नहीं दे। भाई के नील नारो लगा ही दे, इंकलाब जिंदाबाद, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ये मार साहब तो उल्टे पढ़ा रहे। वो था ना एक लड़का छोटा आपकी तरह, क्या हुआ, वो स्कूल में बैठा था तो उसको टीचर ने समझाया
कि जो ये सूरज है ये सौर परिवार का मुख्य है, ये स्थिर रहता है, धरती इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब वो लड़का घर गया, इस चीज़ को वहाँ पढ़ रहा था, तो उसके पापा ने ये बात सुनी कि धरती चक्कर लगाती है। अब पापा तो हुरिज ने आऊँ तो जाऊँ तो देखे, पापा ने थोड़ी उठा धरती चक्कर लगावे हुरिज लगावे। पापा 2 दिन ही कान में थे कि बेवकूफ उल्टा पड़ रहा है कि कैसे, धरती चक्कर नहीं लगाती, चक्कर तो सूरज लगाता है। अब लड़का ये पढ़ के स्कूल में आया, यहाँ 2 मास्टर ने दी खींच के, बेवकूफ उल्टा पड़ रहा है, ये नहीं ये चक्कर लगाता है। एक दिन स्कूल में चेकिंग वाला आ गया चेक करने के लिए आया, तो लड़के से पूछा, बता बेटा सूर्य धरती के चक्कर लगाता है या धरती सूर्य के चक्कर लगाती है? तो लड़का बोला, गुरुजी ऐसी बात है, स्कूल के अंदर तो चक्कर लगाती है धरती, घर जाने पे चक्कर लगाता है सूरज। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। आप किसी अभिक्रिया को ये नाम से जानो, थोड़ी देर बाद उसको दूसरी नाम से जानो, तो ये मत कह देना कि यहाँ है तो ये है, वहाँ है तो वो है। नाम कोई सा भी हो सकता है। मैंने कहा बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित होती है, तो अभी अपन एक घटना के आधार पर नाम देंगे, थोड़ी देर बाद उसको दूसरी घटना के आधार पर दूसरा नाम दे देंगे। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक ही अभिक्रिया के 4-4, 5-5 नाम मिलेंगे, आपको इसमें फायदा हो जाएगा। आप उसमें से कोई सा भी नाम लिखोगे आपका सही जाएगा। कहने का मतलब ये एक उदाहरण आ गया, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो 3-4 नाम होंगे ना, उसमें से आप जो भी लिखोगे सही माना जाएगा। तो सबसे पहली अपन अभिक्रिया कौन सी देखते हैं प्रकारों में, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। योगात्मक मतलब योग होना, योग का मतलब जुड़ना। सुबह सुबह पशुओं का दूध निकाल के लाए, पता चला बाल्टी में 4 लीटर दूध है, थोड़ी देर बाद 6 लीटर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो गया? योग हो गया। योग हुआ है, वो अभिक्रिया वो भौतिक है, वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कोई परीक्षा में लिख के आ जाए, एग्जाम्पल मार साहब ने ये बताया था, तो ये योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब 2 पदार्थों का आपस में जुड़ना। कोई जरूरी नहीं है 2 जुड़े, 2 से अधिक भी जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई पदार्थ ए है, उसने क्रिया की बी के साथ और मिल करके दोनों ने क्या बना दिया? सी। किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? योगात्मक अभिक्रिया। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। ये अभिक्रिया की दिशा, अर्थात इन दोनों के मिलने से ये बनेगा। अब आपको आपके पेपर के अंदर कहीं पर भी ऐसा दिख जाए कि तीर के इस साइड तो 2, 3, 4 पदार्थ है, इस साइड केवल 1 पदार्थ है, आपका दिमाग तुरंत यहाँ आना चाहिए। 4 से 6 किलो दूध है ना, अभिक्रिया कौन सी? योगात्मक। रोटी बनाते हैं, आटा प्लस लूण प्लस पानी इज इक्वल टू रोटी है ना। हाँ, सबका क्या हो गया? योग। योग होने से 1 रोटी बनी ना। उदाहरण लेते हैं अपन, मान लीजिए हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से हुई, जल बन गया। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये मान लो क्या बन गया? लिक्विड, द्रव बन गया। कौन सी अभिक्रिया ये? योगात्मक। क्योंकि इस तरफ कितने हैं? 2, इस तरफ कितने हैं? 1, दोनों जुड़ गए, कितने बन गए? 1 बन गए। एक उदाहरण अपन और देख लेते हैं। कार्बन है, कार्बन को जलाया, मतलब किससे क्रिया की? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, यहाँ पे कार्बन क्या है? सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है? गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो बन रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कोई गुण नहीं होगा। ये अपने आप में एक क्या है? नया पदार्थ है। ये जल बन गया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई गुण नहीं होगा। ये अपने आप में एक क्या है? नया पदार्थ है। लेकिन आपको केवल इतना देखना है कि 2 मिल के 1 बन रहा है, अभिक्रिया योगात्मक है, बात खत्म। कुछ भी ट्रेंड में चलता है ना तो ऐसा हो जाता है ना। अब गाना बनाया गोल गोल लाडू, मतलब इस गाने में कितनी विश्व स्तरीय जानकारी दी गई आप लोगों को। देखो, इस गाने से ये सिद्ध होता है कि लाडू गोल होते हैं। यदि ये नहीं बताता तो आप तो लाडू भाग रहे थे, हम जोड़े बैठ रहा। बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है इस दुनिया में। बेचारे कितनों मतलब रिसर्च की हुई, मतलब लाडू गोल हुए हो दड़ारू, है ना। नेक्स्ट आता है विघटन या वियोजन अभिक्रिया। ये पहले वाले की बिल्कुल उल्टी है। विघटन या वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब जुड़ना, इसका मतलब टूटना। मतलब ये संयोजन की क्या हो गई? बिल्कुल है उल्टी हो गई। इस अभिक्रिया में क्या होगा? कोई एक पदार्थ मान लो ए है, वो किसी कारण से टूट करके क्या बन जाए? B+C बन जाए। हुआ क्या?
पदार्थ कितने थे? एक, अभिक्रिया हुई, कितने बन गए? दो। इसका मतलब टूटे, टूट करके दो बने। तो इस अभिक्रिया को अपन किस नाम से जान लेंगे? विघटन या वियोजन के नाम से। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये गर्म होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, चूने का पत्थर कहते हैं इसको, संगमरमर भी कह देते हैं, मार्बल भी कह देते हैं, पत्थर होता है ना पत्थर, वो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, ये सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस है। ये क्या है? चूना। हुआ क्या? ध्यान से देखो इधर, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको अपन ने क्या किया है? गर्म, तब जाके टूटा है। गर्म करने के लिए यहां पे अपन को क्या देनी पड़ी? ऊष्मा। ऊष्मा पाकर यदि कोई पदार्थ टूटता है तो इसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। विघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। पीछे अपन ने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, यहां अपन ने क्या पढ़ी? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब भी दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो दोनों अस्थायी होते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं ना आपस में, कुछ रिएक्शन होती है तो आगे जो पदार्थ बनता है ना वो स्थायी होता है। अस्थायी से स्थायी बनता है, इसका मतलब वहां पे ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। इसका मतलब उनमें अधिकांश अभिक्रियाओं में जो संयोजन अभिक्रिया होती है या जिसमें योगात्मक अभिक्रिया का था, उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, जबकि उसका उल्टा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में किसी स्थायी पदार्थ को तोड़ा जाता है। और यदि कोई पदार्थ पहले से स्थायी है और आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो उसको आपको बाहर से क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। वे ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद क्या होगा? टूटेगा। तो संयोजन में ऊर्जा निकलती है, इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है। इस आधार पे इन अभिक्रियाओं को दो अलग भागों में नाम दे सकते हैं अपन। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे चूना है, पानी मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में क्या निकली? ऊष्मा। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, देख लो इधर, कैल्शियम ऑक्साइड चूना प्लस जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा। वो भी किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। जहाँ कहीं पर भी ये अभिक्रिया होती है ना, आसपास का वातावरण बहुत भयंकर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देख लो आप। ये चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ पे कितने पदार्थ हुए? दो। यहाँ कितना बना? एक। संयोजन अभिक्रिया है। अब हुआ क्या इसमें जब भी ये पदार्थ बनेगा ना तो बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है। इसका मतलब इनकी ऊर्जा ज्यादा थी, इसकी ऊर्जा क्या रहेगी? कम, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऊर्जा थी वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो संयोजन अभिक्रिया अधिकांश अभिक्रियाएं, सारी नहीं कह रहे हैं, अधिकांश अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत कौन सी अभिक्रिया में? वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ कैसा होता है? स्थायी। उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या कह देंगे? ऊष्मा शोषी। इसका मतलब ये अभिक्रिया जहां कहीं पर भी होगी, यदि अपन बाहर से ऊष्मा दे नहीं रहे हैं, वो वातावरण से ही ग्रहण कर रही है, तो जिस किसी भी बर्तन में होगी वो बर्तन ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो भी जल वगैरह भरा या बर्तन वगैरह है उसके अंदर से वो ऊष्मा ग्रहण कर लेगी। जबकि ये जहां कहीं पर भी हो रही होगी उसका तापमान क्या हो जाएगा? अधिक बढ़ जाएगा। तो ये भी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होगी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। अगली अपनी आती है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरी है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर आया था आपको बताओ तो, वहाँ पे अम्लों की क्रिया आई थी दूसरे पदार्थों के साथ, वहाँ अपन ने इसको पढ़ा था, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ा, इसकी क्रिया जरूर पढ़ ली थी। तो अब अपन देखेंगे तो वापस होगा वो का वो, नया कुछ नहीं होना है। विस्थापन का सामान्य अर्थ होता है हटाना। जब आप किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिलाओगे, इस अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का विलय अवस्था में या एक्वस अवस्था में होना जरूरी है।
दूसरा सॉलिड होगा, तब यह अभिक्रिया होगी। ऐसा नहीं होगा कि दो ठोस ठोस को मिला दिया और विस्थापन होगा। दोनों द्रव हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक द्रव पदार्थ का होना जरूरी है। दूसरा उसमें जो डालें वो किस रूप में हो सकता है, ठोस रूप में हो सकता है। जब भी किसी एक्वस पदार्थ के अंदर जो विलयन के रूप में है उसमें अपन दूसरा पदार्थ डालेंगे, यदि डाला गया पदार्थ विलयन के अंदर से पहले वाले पदार्थ को हटा दे और उसका स्थान ग्रहण करके नया पदार्थ बना दे, उसको अपन किस नाम से जानेंगे, विस्थापन के नाम से। मान लो आप किसी मौके में गए खाना खाने के लिए, टेंट में गए, पता चला आपने इधर उधर देखा, एक ऊंची हवादार जगह देख के साफ सुथरी आप बैठ गए। आप खाना खाने बैठे ही थे कि इतने में कोई बड़ा नेता या बहुत बड़ा पूंछ वाला आदमी आ गया, लीलन का कपड़ा पहन एकदम धोला झक, 3-4 जना हाथे, उनके क्या है घर वाले आगे पीछे आएंगे साथ में खाना खिलाने के लिए, तो इधर उधर देखेंगे कोई जगह नहीं है, उनकी नज़र पड़ी, छोरा इत बेटा छोरो इत नेताजी भी, क्या हो गया, विस्थापन। किसने किसका किया, नेताजी ने बच्चों का किया। लेकिन यहाँ पे विस्थापन कौन किसका करेगा ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अब इसका यदि उल्टा हो जाता कि नेताजी बैठ के खा रहे हैं आप आते, नेताजी नहीं हटते, हटाता कौन है, अधिक ताकतवर, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो कम शक्तिशाली को हटाएगा। एक और उदाहरण, मान लो आप बस में कहीं जा रहे हैं, बस पूरी सीटों सीट भरी हुई है, आप एक आगे की सीट पे बैठे हैं, एक बड़ा सा पहलवान बस में चढ़ा, बस में चढ़ते इधर उधर देखा कोई सीट खाली नहीं है, पहलवान ने देखा, अपन समझ गए, टप थंबो पकड़ उभरी गया, पहलवान अपनी जगह आगे बैठ गया, पहलवान ने अपना क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। अब यदि उल्टा होता कि आप बस में चढ़ते, पहलवान आगे वाली सीट पे बैठा रहता, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इसमें कौन किसको हटा रहा है, जिसकी ज़्यादा ताकत होती है ना वो कम ताकत वाले को हटाता है। और एक चीज़ और याद रख लेना, जो भी हटाता है वो ठोस रूप में हो और जिसको हटना है वो एक्वस रूप में हो। इधर देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसके अंदर लोहा डाला गया, आयरन, तुरंत अभिक्रिया होगी, FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा, कॉपर। ये आयरन सल्फेट बनेगा एक्वस और ये किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, सॉलिड रूप में। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, नीले कलर का होता है, आसमानी रंग का। यदि उस आसमानी रंग के विलयन में आप आयरन मतलब लोहा डाल दें, लोहे का बुरादा, जिससे आप लोहे का बुरादा डालेंगे तो इसका नीला रंग तुरंत गायब और यह हल्का हरा रंग बन जाएगा। हल्का हरा रंग किसका होता है, फेरस सल्फेट का। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बैठा हुआ था इसके साथ विलयन बना के बड़ा आराम से, आपकी तरह खुली हवादार जगह जहाँ अच्छा सा हवा आ रही थी, वहाँ बैठा था। नेताजी आ गए, नेताजी ने इसकी तरफ देखा, ये समझ गया कि इसको क्या करना है, ये तुरंत यहाँ से थाली लेके इधर आके बैठ गया, नेताजी बैठ गए इसके स्थान पे। समझ में आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा पावरफुल है ये कम पावरफुल है, ये ज़्यादा ताकतवर है ये कम ताकतवर है। यहाँ पे पावरफुल या ताकतवर का मतलब है क्रियाशीलता, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो हमेशा कम क्रियाशील को हटाएगा। समझ में आया ना, तो किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है किसकी कम है, ये भी मैंने आपको पिछले लेसन में लिखवाया था, एक श्रेणी बताई होगी क्रियाशीलता सक्रियता की श्रेणी, मैं फिर बता दूंगा अभी, ठीक है। कुछ तत्वों की क्रियाशीलता की श्रेणी, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कौन किसको हटाने वाला है, ठीक है। जैसे अब यदि इसका उल्टा हो जाता, उल्टा बोले तो इसको यूं घुमा दो, यूं, यहां पे कोई क्रिया नहीं होगी। यूं घुमाने का मतलब क्या, यूं घुमाने का मतलब ये कि आयरन सल्फेट में आपने क्या डाल दिया, कॉपर। अब ये ज्यादा क्रियाशील है ये कम क्रियाशील है, मतलब ये आप वाली स्थिति हो गई। नेताजी खा रहे हैं,
आप आ रहे हैं, नेताजी बिल्कुल भी नहीं जा रहे, मतलब कोई क्रिया नहीं होगी। ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये नहीं बढ़ेंगे आगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं है, ये इतना क्रियाशील नहीं है कि इस आयरन को यहां से हटा सके। एक सक्रियता की श्रेणी में यहां पे लिख देता हूं। यहां पे एक सक्रियता श्रेणी दी गई है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये इनकी क्रियाशीलता का घटता क्रम है। जो जितना ऊपर है अधिक क्रियाशील है, जो जितना नीचे है वो कम क्रियाशील है। अब आप जब भी विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे कौन किसको हटा रहा है, तो यहां जो पदार्थ आता है ना वो यहां वाले से अधिक क्रियाशील होना चाहिए, मतलब ये ऊपर होना चाहिए और ये इस श्रेणी में क्या होना चाहिए, नीचे। अब कॉपर लिखा है यहां, आयरन लिखा हुआ है यहां, इसका मतलब ये इसको आसानी से हटाएगा। इसीलिए मैंने कहा इसको उल्टा किया तो क्या हुआ, इसको उल्टा किया तो यहां पे क्या आ गया, कॉपर। अब ये इसको नहीं हटा सकता। इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं होगी वो इस सक्रियता श्रेणी के आधार पे आपको पहचाननी। हो सकता है परीक्षा में ऐसी अभिक्रिया दे दे, परीक्षा में ये दे दिया, मान लीजिए आप ZnSO4 प्लस Ag इजिकल टू अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये ZnSO4 ये एक्वस अर्थात किस रूप में है, लिक्विड के रूप में, विलियन के रूप में। ये सॉलिड अर्थात किस रूप में है, ठोस के रूप में। ठीक है, अब ये दे दिया। अब आपको बोला अभिक्रिया को पूर्ण करो। अब यदि आपको ये सक्रियता श्रेणी पता है तब तो आपको पता चल जाएगा कि Ag तो यहाँ है और जिंक तो यहाँ बैठा है। ये कुछ भी कर ले जिंक को कभी नहीं हटा सकेगा, विलियन में से हटा ही नहीं सकता। तब तो आप आगे लिख दोगे क्या, क्रॉस, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि आपको ये श्रेणी पता नहीं है तो मे भी हो सकता है आप इधर देखें, इसको यहाँ चिपका दें, इसको उधर लिख दें, बाहर होके खुश होके निकले, ऐसे खाऊं ठोर दो आगे बाहर, एक तो हूँ करिए हो कि गलत है ना। हाँ, तो पता होना जरूरी है कि ऐसा होगा तो ये होगा। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी क्या रखनी पड़ेगी याद, नहीं तो वही कॉलर फाड़ोला कि काम नहीं आवेला, कैमी नहीं बढ़ेला। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको कौन सी अभिक्रिया समझ में आएगी, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आएगी। नेक्स्ट आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पिछली विस्थापन थी, ये द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन का मतलब दो बार विस्थापन का मतलब ये कि वही उदाहरण है, आप पढ़े। अब थोड़ी स्थिति को बदल दो, नेताजी भी बैठ के खाना खा रहे हैं, आप भी बैठ के खाना खा रहे हो, लेकिन आप हवादार स्थान पे हो। नेताजी ऐसी जगह जहाँ कम हवा आ रही है, नेताजी वहाँ नहीं खा सकते, गर्मी हुई तो नेताजी को लगा यार यहाँ तो गर्मी हो रही है, तो नेताजी वहाँ से उठ के आए आपकी जगह, आपको कर दिया खड़ा, खुद बैठ गए वहाँ। अब आप थाली लेके खड़े नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे तपत हुई तो हुई, आप नेताजी हर जगह हुआ जी। आप वहाँ से चल के कहाँ चले जाओगे, जहाँ नेताजी बैठे थे वहाँ। अब देखने में क्या लगेगा, इसने इसको हटाया तो इसने इसको हटाया, समझ में आया ना। जगह बदल लेंगे, जगह बदलेंगे तो क्या होगा, जगह बदलेंगे तो आप ये कह सकते हो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर कोई एक यौगिक दूसरे यौगिक में उपस्थित आयंस को हटाए तो दूसरा यौगिक पहले वाले आयंस के साथ आके जुड़ जाए, या ये कह दो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का परस्पर क्या करते हो, आदान प्रदान करते हो। एक अपने आयन इनको दे दे, दूसरा इनको दे दे। ऐसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ है AB, उसकी क्रिया हुई CD से। इस C ने इस A को यहां से हटा दिया, नया यौगिक बन गया CB। अब ये A यहाँ पे थोड़ा बहुत निराश हुआ, लेकिन ज़्यादा देर निराश नहीं रहा, ये तुरंत यहाँ से भागते हुए आया, किसके साथ जुड़ गया, D के साथ। क्या बना दिया, AD। अब क्या हुआ, अब अभिक्रिया से पहले A किसके साथ जुड़ा हुआ है, B के साथ,
और सी किसके साथ जुड़ा हुआ है, डी के साथ। अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, सी आ गया बी के साथ, ए चला गया डी के साथ, दो विस्थापन हुए। या आप ये कह दो कि ए और सी ने अपने आयन अर्थात बी और डी का आदान प्रदान कर लिया। इसने बी इसको दे दिया, इसने डी इसको दे दिया, द्विविस्थापन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोडियम सल्फेट की क्रिया आप बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं। ये भी दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में, विलयशील अवस्था में, अर्थात दोनों किसमें है, एक्वस एक्वस में। ठीक है, अब ये यहां से आए सोडियम को हटाए, या ये कह दो सोडियम किसको हटाए, बेरियम को हटाए, या ये कह दो बेरियम अपने क्लोरीन को दे दे सोडियम को, सोडियम अपने सल्फेट को दे दे किसको, बेरियम को, आयनों का आदान प्रदान हो जाए, तो ये बन जाए BaSO4 प्लस NaCl, देश का नमक, टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक। खाइए, गलगट से बचते रहिए। ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ये इस विलयन के अंदर किस रूप में प्राप्त होगा, अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप, अवक्षेप किसे कहते हैं, ठोस अवस्था में, जो पानी के अंदर घुलेगा नहीं। ये घुला हुआ था सोडियम सल्फेट, लेकिन बेरियम क्लोराइड भी पानी में घुला हुआ था, लेकिन जैसे ही इनकी क्रिया हुई तो बेरियम सल्फेट बना। ये बेरियम सल्फेट कभी पानी के अंदर घुलता नहीं है, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण क्यों, क्योंकि एक पदार्थ किस रूप में प्राप्त हो गया, ठोस के रूप में, अवक्षेप के रूप में जम करके प्राप्त हो गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी एक पदार्थ ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है, विलयन के अंदर विलय अवस्था में नहीं होता है, उसको अपन किस नाम से जानेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, द्विविस्थापन। इसमें यह नहीं देखा जाएगा ये इसको हटा रहा है या ये इसको हटा रहा है, कोई किसी को हटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसको हटाएगा तो दूसरे वाला इसको हटा के आराम से आके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की क्रिया किससे करवाई, पोटेशियम क्लोराइड से करवाई। तो क्या होगा, तो बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसमें भी क्या हुआ, पोटेशियम किसकी जगह आ गया, सिल्वर की जगह, और सिल्वर किसकी जगह चला गया, पोटेशियम की जगह, अर्थात Cl माइनस और NO3 माइनस, इनके आयनों का इन्होंने आपस में क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। अभिक्रिया कौन सी हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई थिंक जितने उदाहरण आपने पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा परीक्षा में आ जाए और पूछ ले कौन सी अभिक्रिया, तो आपको कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है उनको अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपके समर्थन, सपोर्ट और प्यार को हमारे प्रति इसी प्रकार से बना के रखिएगा। बहुत 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 धन्यवाद।